क्या है कि जापान की संसद को क्या कहा जाता है, जापान की संसद को जो है क्या कहा जाता है ये आपको नॉर्वे के देश को, यानी कि नॉर्वे देश जो है उसके सांसद को क्या कहा जाता है, स्टार्टी जेट। ठीक है, उसके बाद क्या है, द नेशनल डायट। ठीक है, द नेशनल डायट जो है द नेशनल डायट जो है आपको वो आपके जापान देश जो जापान के संसद को द नेशनल डायट कहा जाता है। ठीक है, और उसके बाद क्या है, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट जो है भारत, ब्रिटेन, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, ये सभी देश के सांसद को पार्लियामेंट कहा जाता है, पार्लियामेंट नाम है। और उसके बाद क्या है, उसके बाद है आपको फॉकेटिंग। फॉकेटिंग जो है वो आपको डेनमार्क जो है उसके सांसद का जो नाम है वो क्या है, फॉकेटिंग। ठीक है, तो द नेशनल डायट जो वो आपके यानी कि जापान के सांसद को द नेशनल डायट के नाम से एक मिनट, द नेशनल डायट। ठीक है, इसमें क्या होता है, दो सदन होते हैं जिसमें कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और हाउस ऑफ काउंसिलर्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यह आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय और यूरोपीय शैलियों को एकीकृत करके मुंबई में ताजमहल प्लेस होटल का निर्माण किसने कराया था? बताइए, आप सभी लोग बताइए। देखिए, जमशेदजी टाटा जो है वो मुंबई में स्थित जो ताजमहल प्लेस है होटल का निर्माण करवाया था, किसने, जमशेदजी टाटा ने। ठीक है, और जमशेदजी टाटा जो है वो भारत में यूरोपीय शैली में कराया था, यानी कि ताजमहल के जो वो यूरोपीय शैली में करवाया। इसका निर्माण जो है आपको कब हुआ था, 1889 में शुरू हुआ था और 1903 में जो है बनके तैयार हो गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था आपकी स्क्रीन पे। ये क्वेश्चन है कि सन 1944 में भारत के बड़े उद्योगपतियों ने एक नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना के लिए एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया था। उस मसौदे को किस नाम से जाना जाता है? बताइए आप सभी लोग। देखिए, यानी कि 1944 में, 1944 से 45 में जो है भारत के 8 प्रमुख उद्योगपति द्वारा जो है देश की आर्थिक विकास योजनाओं के बॉम्बे प्लान के नाम से जाना जाता है। कौन से नाम से? बॉम्बे प्लान के नाम से जाना जाता है। इसमें जो है आपको JRD टाटा, GD बिरला और अन्य उद्योगपति शामिल, यानी कि और सभी उद्योगपति शामिल थे। ठीक है, वो कितने 8 थे शामिल। कौन से प्लान, यानी कि प्लान का नाम क्या था, द बॉम्बे प्लान, यानी कि मसौदे का नाम क्या था, द बॉम्बे प्लान। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन रहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द किसने गढ़ा था? देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द जो है आपको जॉन मैकार्थी ने गढ़ा था। किसने? जॉन मैकार्थी ने दिया था। ठीक है, उन्होंने जो है इसे वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग के बुद्धिमान मशीनों के रूप में भी बताया था, यानी कि जॉन मैकार्थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन रहा कि मेक इन इंडिया के प्रतीक में शेर को किससे बनाया गया है? तो मेक इन इंडिया के प्रतीक में जो है आपको शेर को चक्रदंतों से दर्शाया गया। किससे? चक्रदंतों से। ठीक है, मेक इन इंडिया के प्रतीक में जो है आपको शेर को चक्रदंतों से दर्शाया गया, जो कि औद्योगिक प्रगति का प्रतीक है। किससे? चक्रदंतों से। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके स्क्रीन पे अब क्वेश्चन रहा कि इनमें से कौन सी समिति जो है कृषि नीतियों एवं कार्यक्रमों से संबंधित है? देखिए, भानु प्रताप सिंह समिति वो कृषि नीति एवं कार्यक्रमों
कार्यक्रमों से संबंधित। कौन सी? भानु प्रताप सिंह समिति। ठीक है। चलिए ये आगे बढ़ते हैं हम। ये आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन था। बैंडिकूट किससे संदर्भित करता है? बताइए। देखिए बैंडिकूट जो है वो एक टेनिस सफाई रोबोट है, ठीक है, जिसे केरल के एक स्टार्टअप द्वारा विकसित किया गया था। तो यह जो है यह एक जल निवास स्वच्छक रोबोट है, एक जल निकास स्वच्छक रोबोट है। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन था कि अर्थ आवर प्रोग्राम कब शुरू हुआ था? अर्थ आवर प्रोग्राम जो है वो कब शुरू हुआ था? देखिए अर्थ आवर प्रोग्राम जो है आपको वो पहली बार 2007 में शुरू हुआ था। कहाँ पे? सिडनी में। 2007 में जो सिडनी में शुरू। सिडनी कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। तो अर्थ प्रोग्राम जो है आपको 2007 में सिडनी ऑस्ट्रेलिया में, यानी सिडनी या ऑस्ट्रेलिया में सिडनी शहर में जो है आपको विश्व वन्यजीव कोष द्वारा शुरू किया गया था 2007 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन रहा। क्या है कि IRDAI का पूर्ण रूप क्या है? बताइए आप लोग। क्या है IRDAI का पूर्ण रूप? जो आपको क्या है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। इंडिया है जो कि भारत में बीमा क्षेत्र की देख रेख और नियंत्रित करती है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन रहा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है, इसे किसने अभिकल्पित किया था? देखिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई जो है वो कितना है आपको? वो है 182 मीटर है, ठीक है, जो कि कहाँ पे है? गुजरात के नर्मदा नदी के गुजरात के जो है नर्मदा नदी के साधु बेट नामक टापू पर स्थित है, ठीक है। इसे रामवी सुतार ने अभिकल्पित किया था। किसने? रामवी सुतार ने। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था आपकी स्क्रीन पे कि जैविक निम्नीकरण अपशिष्ट रखे जाने वाले कूड़ेदान का रंग कोड क्या है? अजैविक निम्नीकरण अपशिष्ट रखे जाने वाले कूड़ेदान के रंग का कोड क्या है? बताइए। तो अजैविक निम्नीकरण अपशिष्ट को जो है वो नीले रंग के कूड़ेदान में रखे जाते हैं। कौन से? उसका कोड क्या है? नीला रंग के कूड़ेदान में रखा जाता है, जबकि जैविक जो है जैविक अपशिष्ट जो वो आपको हरे रंग के कूड़ेदान में रखे जाते हैं। यानी कि जो भी सूखा कचरा होता है जैसे कि प्लास्टिक, कागज, ये सब जो है हम नीले रंग के कूड़ेदान में रखते हैं, और जो हमारे घर में बचा हुआ खाना था, कोई भी गीला चीज़ उसे हम किस में रखते हैं? ग्रीन कलर के कूड़ेदान में रखते हैं, ठीक है। चलिए तो इसका कोड क्या है? अजैविक निम्नीकरण अपशिष्ट को नीले रंग के कूड़ेदान में रखे जाते हैं। चलिए ये हमारा अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। क्या पर्यावरणीय दुर्घटनाओं और उनके स्थलों के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है?
बताइए। तो थ्री माइल आइलैंड न्यूक्लियर डिजास्टर अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में कब 1989 में हुआ था, ना कि टोक्यो में। यानी कि देखिए हम आपको कुछ नाम बताते हैं। देखिए हम आपको कुछ नाम, जैसे क्या है कि पर्यावरणीय दुर्घटना और उनके स्थलों के संदर्भ में कौन सी सही नहीं है। ठीक है, देखिए आपको नाभिकीय विद्युत संयंत्र विस्फोटक जो है ये आपको कहाँ पे हुआ था, ये आपको चेरनोबिल में हुआ था। ये कहाँ पे, जगह कहाँ पे है, यूक्रेन में है। कब हुआ था, 1986 में हुआ था। उसके बाद क्या है, उसके बाद है इटालियन डाइऑक्सिन क्राइसिस। ठीक है, ये आपको सेवेसो में हुआ था, ये जो कि इटली में है। ठीक है, ये कब हुआ था, 1976 में। उसके बाद यूनियन कार्बाइड गैस लीक, ये हमारे भारत में हुआ था, भोपाल शहर में। कब, 1984 में। ठीक है, उसके बाद क्या है, थ्री माइल आइलैंड न्यूक्लियर डिजास्टर, ये आपको कहाँ पे हुआ था, ये जो है आपको पेंसिल्वेनिया में हुआ था, जो कि यूएसए में है। तो कब हुआ था, 1989 में हुआ था। सॉरी, 1989 में हुआ था। ठीक है, 1979 में हुआ था। यानी कि ये जो है आपको श्री लिखा गया, 3 होता। थ्री माइल आइलैंड न्यूक्लियर डिजास्टर जो है ये आपको टोक्यो में नहीं है। इसका आंसर यही होगा। ये जो है आपको टोक्यो में नहीं है। ये कहाँ पे है, ये आपको ये कहाँ पे हुआ था ये घटना, ये जो है आपको पेंसिल्वेनिया में हुआ था, जो कि यूएसए में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन था कि कमला दास ने अंग्रेजी में लेखन किया, किंतु अपनी मातृभाषा में किस नाम से लेखन किया। देखिए, कमला दास सुरैया जो है, उन्हीं का नाम जो है आपको कमला दास के नाम से जाना जाता है। कमला दास सुरैया को ही कमला दास के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये जो है आपको कमला दास अंग्रेजी और मलयालम भाषा की प्रसिद्ध कवि, अंग्रेजी और मलयालम भाषा की प्रसिद्ध कवियत्री थे, जो इन्होंने अपनी मातृभाषा में यानी कि मलयालम लेखन माधवी कुट्टी के नाम से करते थे। कौन से, माधवी कुट्टी के नाम से करते थे। ठीक है, इनको जो है आपको यानी कि कमला दास को आपको 1985 में साहित्य अकादमी पुस्तक से सम्मानित किया गया था। कब, 1985 में। तो यानी कि कौन सा मातृभाषा, यानी कि माधवी कुट्टी के नाम से लेखन करते थे। ठीक है, चलिए ये आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन था कि दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सी है। हम थोड़े टाइम पहले भी हम बात कर चुके हैं कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 182 मीटर है, जो कि दुनिया का सबसे ऊंची प्रतिमा है। ठीक है, चलिए ये आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन था। बताइए क्या है, बताइए कि वीवीपीएटी का पूर्ण रूप क्या है। का पूर्ण रूप क्या है आपको, वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल। ठीक है, इसका उपयोग जो है आपको ईवीएम में मतदान और उनके मतदान की सत्यापित प्रति देने के लिए किया जाता है। यानी कि वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन था कि निम्न में से कौन सा भारतीय औद्योगिक संस्थान आईआईटी सबसे पहले स्थापित किया गया था।
बताइए सबसे पहले जो आपको पश्चिम बंगाल के खगरपुर में सबसे पहले कहाँ पे, पश्चिम बंगाल खगरपुर शहर में कब 1951 ईस्वी में सबसे पहले IIT संस्थान खोला गया था। पश्चिम बंगाल के खगरपुर में कब, 1951 में। उसके बाद आपको जो है वो, उसके बाद कहाँ पे, उसके बाद जो है आपको मुंबई में है, यानी कि बम्बई में जो आपको 1958 में, बम्बई में IIT बम्बई में जो है आपको 1958 में। उसके बाद कानपुर में 1959 में। उसके बाद दिल्ली में जो आपको 1961 में खोला गया। ठीक है, तो सबसे पहले कहाँ पे, IIT खगरपुर, जो कि कहाँ पे है आपको पश्चिम बंगाल में। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था कि गुमशुदा और बेसहारा बच्चों का पता लगाने और उन्हें उनके परिवार से मिलने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था। गृह मंत्रालय ने गुमशुदा और बेसहारा बच्चों का पता लगाने के लिए उनके परिवार के साथ दोबारा मिलने के लिए आपको कौन सा, यानी कि ऑपरेशन मुस्कान नाम कार्यक्रम प्रारंभ किया था। कौन सा, ऑपरेशन मुस्कान। ठीक है, चलिए यह हमारे स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने किस भारतीय मसाले के लिए अमेरिकी पेटेंट को चुनौती दी और इसे रद्द करवाया। तो भारत सरकार ने हल्दी के लिए अमेरिकी पेटेंट को चुनौती दी थी। किसके लिए, हल्दी के लिए अमेरिकी पेटेंट की चुनौती दी और इसे रद्द करवाया था। ठीक है, देखिए हम जो बता रहे हैं वो आपको सभी क्वेश्चन जो है RRB का प्रीवियस ईयर है, तो आप देख लीजिए आपके हिसाब से आपके लिए कितना हेल्पफुल क्वेश्चन है। ठीक है, वैसे मुझे लगता है कि सभी के लिए हेल्पफुल क्वेश्चन है, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए आपके लिए कितना जरूरत है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन था कि वर्ष 2011 के उच्चतम न्यायालय द्वारा किस कीटनाशक के निर्माण, बिक्री एवं उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है जो मानव जीवन के साथ साथ पर्यावरण पर भी हानिकारक प्रभाव डालता है। बताइए। ये 2011 में जो आपको एंडोसल्फान कीटनाशक के निर्माण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था कि आधार एक 12 अंकीय विशिष्ट संख्या है जिसके द्वारा जारी किया जाता है, जिसके द्वारा क्या जारी किया जाता है। बताइए। देखिए आधार जो है वो आपको 12 अंकीय विशिष्ट संख्या बिल्कुल सही है, जिसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, यानी कि इसको यूनियन आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी कि फर्जी पहचान समाप्त करने के लिए किया गया था, यूनियन आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। चलिए ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था आपकी स्क्रीन पे कि मेगालोपोलिस एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है महान शहर। इसे किसने लोकप्रिय बनाया था? देखिए मेगालोपोलिस शब्द का अर्थ महान शहर है। इसे जो है आपको जीन गॉटमैन ने 1957 में
लोकप्रिय बनाया था? ओहो, इसका ऑप्शन जो है वो सही नहीं दिया गया है। ठीक है, इसका ऑप्शन सही नहीं दिया गया है, लेकिन इसका क्या होगा आपको जीन गॉटमैन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन था कि मई 1998 में पोखरण में भारत द्वारा कितने नियंत्रित नाभिकीय विस्फोटक किए गए थे? तो 11 मई से 13 मई तक जो है आपको 1998 पोखरण में भारत ने 5 नियंत्रित नाभिक विस्फोट किए थे। कितने? 5। ठीक है, चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन था, उस देश का नाम बताइए जिसने अपनी प्रगति की गणना के लिए आधिकारिक मानक के तौर पर सकल राष्ट्रीय खुशहाली की घोषणा की। सकल राष्ट्रीय घोषणा यानी कि GNH, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। भूटान ने अपनी प्रगति की गणना के लिए जो है आधिकारिक मानक के तौर पे एक सकल राष्ट्रीय खुशहाली यानी कि ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस की घोषणा की। तो किसने? भूटान ने। देखिए अभी आपके लिए अगला क्वेश्चन था आपके स्क्रीन पे। यदि आप इसलिए रोते हैं कि सूर्य आपके जीवन से बाहर निकल गया है तो आपके आंसू आपको आसमान के सितारों को देखने से रोक देगा। यह कथन किसने कहा था? बताइए, आप सभी लोग कमेंट कीजिए आंसर क्या होगा। जो भी कर सकते हो वो सभी लोग बताइए, जरूर बताइए। बताइए, यदि आप इसलिए रोते हैं कि सूर्य आपके जीवन से बाहर निकल गया है तो आपके आंसू आपको आसमान की सितारे देखने से रोक देंगे। यह कथन जो है किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा यह कथन कहा गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर जो है यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी जो है वो भारत के नहीं बल्कि पूरे एशिया के प्रथम ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 1913 में गीतांजलि के लिए साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कब? 1913 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर। ये आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से कौन सी इमारत FW सिडमैन ने डिजाइन की थी? बताइए, FW सिडमैन ने छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस की डिजाइन की थी। ठीक है, जो कि पहले विक्टोरिया टर्मिनल के नाम से जाना जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन था कि भारत के लिए मुक्ति तब तक संभव नहीं है जब तक कि आप अपने को इन अलंकरणों से मुक्त ना कर ले और इन्हें भारत के अपने हमवतनों की भलाई में ना लगा दे।
यह पंक्तियां बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शिलान्यास समारोह के दौरान किसने कही थी? बताइए आप लोग। ये कथन जो आपको किसने कहा था? ये कथन जो आपको महात्मा गांधी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शिलान्यास के दौरान दिया था। कब? यानी कि 4 फरवरी 1916 को कहा था। ठीक है, जो कि BHU यूनिवर्सिटी के नाम से हम जानते हैं। और 1916 में 1916 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा जो है आपको BHU की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो यानी किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अब आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से क्या भारत का प्रमुख कार्यक्रम नहीं है? बताइए। देखिए, भारत के प्रमुख कार्यक्रम में जो है आपको क्या आता है? सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और प्रधानमंत्री आवास योजना। आवास और योजना यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण शामिल है, लेकिन मरुस्थल विकास कार्यक्रम जो है ये प्रमुख कार्यक्रम नहीं है। यस, मरुस्थल विकास कार्यक्रम ये नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन था। कि 9 भारतीय भाषाओं की एकीकृत लिपि है जिसे एक सामान्य भारतीय लिपि के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है। यस, बहुत अच्छा। देखिए, हाँ बिल्कुल सही बात है। भारतीय भाषा एकीकृत जो है लिपि, जो नौ भारतीय लिपियों का समावेश हुआ है, जिसमें कि यानी कि देवनागरी भाषा। ठीक है, देवनागरी। यस, देवनागरिक है, जो कि बंगाली, गुरुमुखी, गुजराती, उड़ीसा, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और द्रविड़ शामिल है इसमें। ठीक है, देवनागरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन था कि भारत में परमाणु ऊर्जा की गतिविधियों की निगरानी के लिए परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना जो आपको 3 अगस्त 1948 को की गई। देखा, 3 अगस्त 1948 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन था। ये आपके लिए क्वेश्चन है, भारत की पहली स्वदेशी निर्मित रंगीन फिल्म थी, यानी पहली स्वदेशी फिल्म रंगीन कौन सी थी, वो बताइए आप लोग। देखिए, भारत की पहली स्वदेशी निर्मित रंगीन फिल्म जो वो कौन से थे? वो था आपको किसान कन्या थी। ठीक है, किसान कन्या थी। ठीक है, इसका निर्देशक जो है आप यानी इसके निर्देशक जो वो कौन थे? आर देसी निरानी थे। यह यानी कि जो है आपको 1937 में प्रदर्शित मतलब रिलीज हुआ था। कब? 1937 में। किसान कन्या ये पहले रिलीज हुआ था। ठीक है, 1937 में स्वदेशी निर्मित रंगीन फिल्म जो वो किसान कन्या थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन था। दुनिया का पहला आधिकारिक एयरमेल फरवरी 1911 में कहां से भेजा गया था?
दुनिया का पहला आधिकारिक एयरमेल जो वो फरवरी 1911 में इलाहाबाद से नैनी भेजा गया था। कहाँ से? कहाँ? इलाहाबाद से नैनी। ठीक है, यस। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गैरिसन शहर है, यानी कि सैन्य छावनी शहर है। बताइए। आप सभी को पता होगा कि यानी कि छावनी, गैर सैनिक बोलिए या छावनी, ये जो भारत सेना के उस जगह को कहते हैं जहां सेना की एक छोटी सी टुकड़ी लंबे समय तक रहती हैं। ठीक है, उन्हें अस्थायी मिलिट्री स्टेशन भी कहा जाता है, यानी कि उसे छावनी या मिलिट्री स्टेशन भी कहा जाता है। ठीक है, छावनी को जो आपको 4 श्रेणियों में बांटा गया है। छावनी के अंदर रहने वाली आबादी के आकार पर निर्भर करता है, यानी कि छोटा बड़ा उसके आकार पर निर्भर करता है। भारत में जो आपको कुल 62 छावनी है, जिसमें यानी कि जो हमारा जो ऑप्शन है इसमें से आपको जालंधर है। ठीक है, चलिए ये आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन था। NCSM संस्कृत मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्था है, इसका पूर्ण रूप क्या है? NCSM का पूर्ण रूप जो आपको क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम। चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन था, MPEG का पूर्ण रूप क्या है? बताइए आप सभी लोग। तो MPEG का पूर्ण रूप क्या है? पुराण क्या है? मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप। क्या है? मूविंग पिक्चर्स एक्सपर्ट्स ग्रुप। चलिए अब आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन था। जून 2018 में एक गुफा में 12 लड़के फंस गए थे। उन्हें बचाने के लिए एक बड़ा अभियान चलाया गया था। यह एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध घटना बन गई थी। यह घटना किस देश में हुई थी? ये 23 जून 1918 में जो है आपको 23 जून 1918 में टेमलुंग गुफा, कहाँ? टेमलुंग गुफा जो है, जो कि चिंगार राय उत्तरी थाईलैंड में है। कहाँ पे? चियांग राय उत्तरी थाईलैंड में है। यहाँ पे 12 लड़के जो है वो फुटबॉल खिला रहे थे और उनके कोच सहित जो है वो फंस गए थे। उन्हें बचाने के लिए जो आपको एक बड़ा अभियान चलाया गया था। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध घटना बन गई थी। यह घटना जो है कहाँ पे हुई थी? थाईलैंड में हुई थी। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किसकी खोज जो है सर स्टैमफोर्ड रेफल्स द्वारा की गई थी? तो 1819 में जो है आपको सर स्टैमफोर्ड रेफल्स द्वारा की गई थी। क्या? ब्रिटेन उपनिवेश से 9 अगस्त 1965 में सिंगापुर एक स्वतंत्र गणतंत्र बन गया था। यानी कि आधुनिक सिंगापुर के ऐतिहासिक की शुरुआत जो है आपको वो 1819 में सर स्टैमफोर्ड रेफल्स द्वारा की गई थी। सिंगापुर एक स्वतंत्र गणतंत्र बन गया था।
चलिए ये हमारा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा कि विश्व के वे हिस्से या क्षेत्र जो किसी एक राष्ट्र के संप्रभु अधिकार क्षेत्र के बाहर स्थित है और इसलिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा वहां समान शासक की आवश्यकता होती है, उन्हें क्या कहा जाता है? बताइए। ग्लोबल कॉमन्स और पारंपरिक रूप से जो है पृथ्वी ग्रह के उन हिस्सों के रूप में डिफाइन किया गया है, ठीक है, जो कि किसी भी एक देश या राष्ट्र के राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से बाहर है और जिन तक आज सभी देश की पहुंच हो। यस, चलिए, यानी कि ग्लोबल कॉमन्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन था। शब्द ब्रेक्सिट की खोज किसने की थी? तो शब्द ब्रेक्सिट की खोज जो है आपको पीटर वाइलिंग ने की थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन था। क्या है कि ब्रेक्सिट का जनमत संग्रह कब हुआ था? ब्रेक्सिट का जनमत संग्रह जो आपको 23 जून 2016 को हुआ था। चलिए ये हमारा अगला क्वेश्चन है कि सोवियत गणराज्य के उस पहले देश का नाम बताइए जिसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। वो देश कौन सा है? लिथुआनिया, जो वो आपको 11 मार्च 1990 को सोवियत गणराज्य से स्वतंत्र की घोषणा करने वाला पहला देश था। कौन? लिथुआनिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका अगला क्वेश्चन था कि बिल्किस ऐदी कौन है? तो बिल्किस बनो ऐदी पाकिस्तान संस्था ऐदी की संस्थापक है। उन्होंने अपने पति अब्दुल्ला सत्तार ऐदी के साथ सार्वजनिक सेवा के लिए जो आपको 1986 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त किया था और वो 2015 में जो आपको सामाजिक न्याय के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल इंटरनेशनल अवार्ड भी मिला था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपको? ऐदी संस्था पाकिस्तान के संस्थापक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन था। कौन सा देश प्रस्तावित तापी गैस पाइपलाइन का हिस्सा नहीं है? बताइए। तो पाइपलाइन परियोजना के हिस्सा जो आपको
तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत से होकर गुजरती है। ईरान इस परियोजना का जो है आपको हिस्सा नहीं है। कौन? ईरान जो है इस परियोजना का हिस्सा नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह आपके लिए अगला क्वेश्चन था कि ब्रेल प्रणाली इनमें से किस पर आधारित है? तो ब्रेल प्रणाली जो है आपको 6 बिंदुओं पर आधारित है, जो कि नेत्रहीन के लिए एक लिपि है। इसका आविष्कार जो आपको लुई ब्रेल ने 1921 में किया था। यानी कि ब्रेल प्रणाली जो वो 6 बिंदुओं पर आधारित है, इसके बिंदुओं पर। ठीक है, चलिए ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था आपकी स्क्रीन पे। ईसाई धर्म में सबसे प्रसिद्ध चर्च में से एक सेंट पीटर्स बेसिलिका किस शहर में स्थित है? तो सेंट पीटर बेसिलिका जो है आपको वेटिकन शहर में स्थित है। यह ईसाई धर्म का सबसे प्रसिद्ध चर्च है और 1926 में इसे बनाया गया, 1626 में बनाया गया था, माफ कीजिएगा। कब? 1626 में। वेटिकन शहर में है, जो कि कहाँ पे है? इटली में। चलिए ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था। एकला चलो रे गीत किसने लिखा था? एकला चलो रे गीत जो है ये क्या, ये जो है बंगाली देशभक्ति गीत है। इसे आपको जो है 1905 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। कब? 1905 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था एकला चलो, जो कि बंगाली यानी जो कि बांग्लादेश के देशभक्ति गीत है। और उसके बाद भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? भारत का राष्ट्रीय गान जो है वो भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। ये आप सभी लोग जानते होंगे। ठीक है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित मूर्तियों में से कौन सी मूर्ति आजादी के प्रतीक के रूप में एक फ्रांसीसी मूर्तिकार द्वारा डिजाइन की गई थी? तो आपको स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो वो न्यूयॉर्क यानी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है वो आपको न्यूयॉर्क हर्बल में स्थित है। और इसे आपको पता होगा कि फ्रांसीसी मूर्तिकार फ्रेडरिक अगस्टे बर्टोल्टी ने डिजाइन किया था। यह मूर्ति जो है आपको, यह मूर्ति 1986 में अमेरिका को आजादी के प्रतीक के रूप में फेंट दिया था। कौन? फ्रांस। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। चलिए ये आपका अगला क्वेश्चन था कि नई दिल्ली स्थित जंतर मंतर जिसमें वस्तु संबंधित खगोल विज्ञान उपकरण मौजूद है, किसके द्वारा बनाया गया था? ये तो आप सभी लोगों को पता होना ही चाहिए, होगा भी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन तो सभी को पता होगा कि नई दिल्ली में जो स्थित जंतर मंतर है, ये वस्तु संबंधित खगोलीय विज्ञान उपकरण मौजूद है। इसे आपको जो आप सभी को पता होगा कि महाराज जय सिंह द्वितीय द्वारा बनाया गया था। तंत्र मंत्र का अवरस रूप जो है ये, यानी कि सवाई जय सिंह ने ऐसी वेधशालाओं का निर्माण कहाँ करवाया था? दिल्ली के अलावा जो है आपको और शहर में करवाया गया था। कौन कौन सा शहर में? दिल्ली के अलावा जो है आपको जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में भी करवाया गया था जंतर मंतर का निर्माण। ठीक है, किसने किया था? आपको महाराजा जय सिंह द्वितीय ने। चलिए ये हमारा अगला क्वेश्चन था आपकी स्क्रीन पे कि भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है? तो ये आप सभी को पता होगा कि भारतीय सिनेमा के जनक जो है, यानी कि भारतीय सिनेमा का जनक जो है आपको धुंधीराज गोविंद फाल्के को कहा जाता है, जिसे कि आप दादा साहब फाल्के के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, 1913 में जो है उनकी पहली फिल्म आया था राजा हरिश्चंद्र मूवी फिल्म रिलीज हुआ था, जिसमें कि आप सभी को पता होगा कि पुरुष ही कलाकार
थे, यानी कि सभी पुरुष कलाकार ही थे, अभिनय किए गए थे, जो कि इसमें महिला नहीं थी। ठीक है, धुंधीराज गोविंद फाल्के को है इन्हीं को दादा साहब फाल्के के नाम से जानते हैं, ये आप सभी को पता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित फिल्म राजा हरिश्चंद्र का निर्देशक किसने किया था? तो ये हम पीछे अभी बात किए हैं कि राजा हरिश्चंद्र का निर्देशक जो है आपको किसने किया था? दादा साहब फाल्के ने किया था। यह फिल्म जो आपको 1913 में रिलीज हुई थी। कब? 1913 में दादा साहब फाल्के ने किया। दादा साहब फाल्के का ही ना क्या है कि धुंधीराज गोविंद फाल्के भी है, तो दादा साहब फाल्के भी किया, तो दादा साहब फाल्के ने किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन था कि हैदराबाद में स्थित रिमोट सेंसिंग उपग्रह डाटा अधिग्रहण एवं प्रसंस्करण डाटा प्रसार और एरियल रिमोट सेंसिंग और आपदा प्रबंधन हेतु निर्णय सहयोग के लिए जिम्मेदार संगठन कौन सा है? तो क्या होगा इस आपको? नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर जो आपको हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे? हैदराबाद में स्थित, जो कि आपको सुदूर संवेदन उपग्रह आंकड़ों के अधिग्रहण, प्रसंस्करण, वितरण, हवाई सुदूर संवेदन और आपदा प्रबंधन के लिए निर्णय सहयोग के लिए जिम्मेदार होता है। यह आपके भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अंतर्गत आता है, इसरो के अंतर्गत। ठीक है, तो क्या होगा? नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन था कि क्या वो क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा शहर डेट्रॉइट ऑफ एशिया और ऑटोमोबाइल कैपिटल के नाम से लोकप्रिय है? तो ऑटोमोबाइल कैपिटल के नाम से जो जाना, यानी कि चेन्नई को डेट्रॉइट ऑफ एशिया और ऑटोमोबाइल कैपिटल के नाम से जाना जाता है। किसको? चेन्नई को, क्योंकि किसको? चेन्नई को। ठीक है, चलिए यस, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोग का, आप सभी लोग अभी तक जुड़े रहे। तो चलिए आज का क्लास यही समाप्त करते हैं। आगे हम कल मिलेंगे आपसे 11 बजे लाइव मिलेंगे। तो कल आप आइए, कल आप सभी लोग जुड़िए और अभी आप इस सेशन को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।